नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस सेशन में पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा उसके बारे में रिपीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। संविधान सभा का चुनाव, आज हमें संविधान सभा का चुनाव करना है। पिछली वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये लगभग 12वां या 13वां पार्ट है पॉलिटी का। यदि आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर देखिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं कि ये है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या रहा। तो इसका जो बैकग्राउंड है कि संविधान सभा का चुनाव, इसको कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया था, उसमें यह प्रावधान किया गया था और भारतीयों से कहा गया था कि आप एक ऐसी सभा बनाएं जो संयुक्त रूप से एक संविधान का निर्माण कर सके और उसी संविधान को आपके देश को चलाना है, मतलब उसी संविधान के आधार पर आपका देश चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रावधान किया गया था। हमने देखा था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को बुलाया गया था और जो संविधान सभा में मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की गई थी वो 389 सदस्यों की संख्या, टोटल संख्या निर्धारित की गई थी। अब हमें इन्हीं 389 सदस्यों को चुन करके बुलाना है। आज हमें इन्हें लेकर आना है कि ये लोग बैठे हुए हैं, अब ये संविधान लिखेंगे, पर ये आएंगे कहाँ से, यही हमको आज पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव की। आइए संविधान सभा के चुनाव की बात करते हैं। देखिए, संविधान सभा की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार थी कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 389 या 389। ठीक है, 389 सदस्यों में से कहा गया था कि जो 292 सदस्य है यह आएंगे ब्रिटिश प्रांत से, जो कि उस समय इन प्रांतों की संख्या कितनी थी, 14 थी। 14 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य बुलाए जाएंगे। उसके बाद दूसरा निर्धारण था कि जो कमिश्नरी क्षेत्र थे उनसे चार कहां से बुलाए जाएंगे, 4 बुलाए जाएंगे कमिश्नरी क्षेत्र से। कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य बुलाए जाएंगे और उसके बाद जो बचे सदस्य हैं कितने, 93 सदस्य बुलाए जाएंगे देसी रियासतों से बुलाए जाएंगे 93 सदस्य। अब देखिए 292 प्लस में 4 प्लस 93, जब हम इनको जोड़ेंगे तो यह संख्या हो जाएगी हमारे पास, क्या कम हो गया क्या, नहीं, ठीक है, यह संख्या हमारे पास हो जाएगी 389। ये सदस्य हैं 389 कहाँ से बुलाए जाएंगे, तो 292 ब्रिटिश प्रांत से, जो उस समय ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी 14, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, 93 आएंगे अपने देसी रियासतों से। तो हमें यह भी जानना पड़ेगा कि जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे वह कौन कौन से थे जहाँ से संविधान सभा में सदस्यों को शामिल किया गया था, यह पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहला था दिल्ली एक कमिश्नरी क्षेत्र था। उसके बाद था कुर्ग कर्नाटक, उसके बाद था बलूचिस्तान, और एक क्या था, अजमेर। इन 4 स्थानों से, इन 4 कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य बुलाए जाएंगे। उसके बाद 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, और ये 93 सदस्य जो है राजा खुद ही, उस देसी रियासत का जो भी राजा है वह खुद एक व्यक्ति को भेज देगा कि भाई हमारी तरफ से फलाना व्यक्ति जाएगा। और देसी रियासत के परिप्रेक्ष्य में एक वाक्य याद रखिए कि इसमें जो हैदराबाद की रियासत थी, जो हैदराबाद रियासत थी, इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, वह संविधान सभा में नहीं आए थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इन 389 या 389 सदस्यों का जो निर्वाचन था वह कैसे किया गया, तो कुछ लोगों का प्रत्यक्ष हुआ, कुछ लोगों का अप्रत्यक्ष। जैसे राजा थे तो खुद नहीं भेज दिया, अप्रत्यक्ष हुआ। लेकिन इसे कह सकते हैं कि यह मतदान जो हुआ 389 सदस्यों का प्रत्यक्ष और
जनप्रतिनिधि प्रणाली। जनप्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर हुआ, जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इन 296 सदस्यों का, देखिए इन 296 सदस्यों का सांप्रदायिक विभाजन भी किया गया, क्योंकि ये तो बुलाने वाली बात हो गई, और इनमें तो कोई सांप्रदायिक विभाजन नहीं किया गया था, जो राजा बोलेगा वो व्यक्ति जाएगा। ठीक है, 296 यहां लिख रहा हूं, 296 सदस्यों का सांप्रदायिक, कौन सा विभाजन भाई, सांप्रदायिक विभाजन भी किया गया। और सांप्रदायिक विभाजन मैंने आपको कैबिनेट मिशन में बताया था कि 3 आधार पर हुआ था। पहला था सामान्य या साधारण विभाजन, जिसे हम लिखेंगे सामान्य विभाजन, और दूसरा था मुस्लिम विभाजन, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और तीसरा हमने जाना था इसमें सिख विभाजन, जो सिख कम्युनिटी से आते हैं। तो इन 296 सदस्यों का इस प्रकार से विभाजन किसके आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया गया। ठीक है, तो इनमें 296 में कितनी सीटें ली गई, देखिए सांप्रदायिक में ली गई 213 सीटें, कि 213 जो सीटें रहेंगी वह सामान्य क्षेत्र से आएंगी, और जो मुस्लिम क्षेत्र था या मुस्लिमों को जो आरक्षित कर दिया था, इसका मतलब सांप्रदायिक विभाजन में थोड़ा आरक्षित कर दिया था, पर यह जरूरी नहीं था कि वो खुद ही जीत कर आए। कई जगह पर मुस्लिम चुनाव हार भी गए थे, उनकी जगह कोई और जीत गया था। ठीक है, तो मुस्लिमों को कितनी सीट दी गई, तो 79 सीट दी गई, और 4 सीट जो दी गई सिखों को दी गई। इस प्रकार इन्हें मिलाकर 296 सीट बना दी गई। मतलब 296 सीट का सांप्रदायिक विभाजन 3 आधार पर हुआ, सामान्य आधार पर, मुस्लिम आधार पर और सिख आधार पर, और इन तीनों को अलग अलग सीट दी गई। सामान्य को 213, 79 दी गई मुस्लिमों को, और 4 दी गई सिखों को। ठीक है, तो अब चुनाव कैसे होगा, अब चुनाव देखिए, अब ये तो हो गया सीटों का विभाजन। सीटों के विभाजन की बात के बाद मैं बात करता हूं कि अब चुनाव होना है, क्योंकि सीट तो अलॉट करा दी है, अब चुनाव कराएंगे। तो चुनाव, इसके बाद लिखिए आप हेडिंग चुनाव। निर्वाचन, देखिए अब ये निर्वाचन कैसे हुआ, इसकी प्रक्रिया क्या थी, इसको देख लेते हैं। तो इसका मतलब है, देखिए सबसे पहले तो पहला पॉइंट लिखिए आप कि यह प्रत्यक्ष मतदान था। कौन सा मतदान था, प्रत्यक्ष मतदान था, और वयस्क मताधिकार के आधार पर, कौन से, वयस्क मताधिकार के आधार पर यह चुनाव हुआ। थर्ड क्या है पॉइंट, इनको जरूर लिख लीजिए, क्योंकि यह पॉइंट ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किस आधार पर नहीं किया गया। 4 ऑप्शन देंगे, एक गलत होगा। ठीक है, तो उसमें तीसरा क्या है कि आंशिक निर्वाचन और सीमित मतदान, आंशिक निर्वाचन और सीमित मतदान। देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या था कि जब हमारा देश 1947 में था, तो कुछ ही लोगों को, जिनके पास धन था, जो व्यापारी थे, जो बड़े लोग थे, उन्हीं लोगों को वोटिंग करने का अधिकार था। सभी व्यक्तियों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि कुछ लोग ही थे जिन्हें वोट देने दिया जाता था, बाकी किसी को वोट नहीं देने दिया जाता था। तो उसे ही बोलते हैं सीमित मतदान या आंशिक निर्वाचन। ठीक है, इसके आधार पर भी निर्वाचन हुआ संविधान सभा के सदस्यों का। और एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब एकल संक्रमणीय क्या है, आपने देखा होगा, यदि राष्ट्रपति आपने पढ़ा है तो उसमें है एकल संक्रमणीय। क्या होता है, जैसे एक स्थान से 2 से अधिक व्यक्ति खड़े हो गए कि हम भी संविधान सभा में जाना चाहते हैं, आप हमें नहीं रोक सकते, हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हम भी इसमें खड़े होना चाहते हैं। जैसे कोई स्थान है, ले लीजिए आप होशंगाबाद है और इससे 2 व्यक्ति खड़े हो गए,
2 नहीं, अपन और ले लेते हैं, चलो 4 व्यक्ति ले लीजिए। 4 व्यक्ति खड़े हो गए हैं। अब एकल संक्रमणी क्या होगा, कोई भी वोट डालने जाएगा वह पहला नंबर अपना इसको देगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा वो ए नंबर के व्यक्ति को। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो, ए नंबर के व्यक्ति को प्रायोरिटी देगा। उसके बाद वो कहेगा मैं 2 नंबर पर सी को लेता हूँ, 3 नंबर पर इसको, डी 4 नंबर पर डी को लेता हूँ। ठीक है। दूसरा व्यक्ति आएगा, वो कहेगा मैं 1 नंबर पर बी को लेता हूँ, 2 नंबर पर ए को, 3 पे सी को, 4 पे डी को लेता हूँ। तो जिसको भी सबसे ज्यादा 1 नंबर प्राप्त होगा, जिसको भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जनता के द्वारा, उसे ही मतलब जीता हुआ माना जाएगा। ठीक है। तो विनर कौन होगा, जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसे ही होती है एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद देखिए आप, ये तो हो गई बातें कहाँ की कि लोगों को चुन लिया गया और व्यक्ति को मतलब संविधान सभा का चुनाव भी हो गया। इन आधार पर संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो इन 4 पॉइंट के आधार पर निर्वाचन भी करवा दिया गया। अब देखिए 1946 में हुआ निर्वाचन, 1946 में निर्वाचन हुआ। और कब 1946 में, तो जुलाई 1946 में निर्वाचन हुआ। और अब परिणाम का आप कीजिए इंतजार। हमें क्या है, परिणाम का इंतजार। देखिए परिणाम आया, देखिए क्या हुआ इसमें कि जो एक साइड लिख रहा हूं मैं, क्या एक साइड हम लेते हैं कि जो सीट उन्हें दी गई थी, जैसे सामान्य को दी गई थी कितनी, 213। मुस्लिमों को कितनी दी गई थी, 79। और सिखों को कितनी दी गई थी, 4। ये कितनी हो गई थी, 296 सीटें ये हो गई थी। अब इन पर चुनाव हुआ है क्योंकि देसी रियासतों में चुनाव नहीं हुआ है। देसी रियासतों में राजा जिसको भेजेगा उसे भेजा गया है, मगर शर्त यह है कि 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर आप एक ही व्यक्ति को भेजेंगे। ठीक है। तो ये सीट अलॉट की गई थी और ये रहा परिणाम चुनाव का। परिणाम आया चुनाव का, सबकी धड़कनें रुकी हुई हैं, सांसें थमी हुई हैं। और देखिए आप क्या रहा रिजल्ट ये रहा कि जो कांग्रेस पार्टी थी, यह सामान्य से लीजिए आप, इसे सामान्य में शामिल किया गया था। इधर देखिए इसे 213 सीटें अलॉट की गई थी, जिसमें से इसने 208 सीटों पर अपना हक जता लिया। उसके बाद मुस्लिमों को 79 सीटें अलॉट की गई थी और मुस्लिम जो थे अपनी खुद की ही 6 सीटें हार गए, 73 सीटें ही ये जीत पाए। 73 सदस्यों को ही संविधान सभा में जगह मिल पाई। ठीक है। और सिखों को जो था वह 4 में से 1 सदस्य, 4 सीटों में से 1 सदस्य को ही जगह मिल पाई संविधान सभा में। और जो बाकी की जो 14 सीटें थी वह अन्य द्वारा जीत लिए गए। अब अन्य में क्या था कि वो सब कृषक पार्टी थी, वो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान रहे कि यह जो चुनाव था, यह जो निर्वाचन किया गया था, वह कोई सत्ता के लिए निर्वाचन नहीं था। ये चुनाव कोई सत्ता के लिए निर्वाचन नहीं था, ये सिर्फ संविधान बनाने के लिए निर्वाचन था, ताकि एक संघीय संविधान का हमारा निर्माण हो सके। परंतु मुस्लिम लीग ने इसे दूसरे नज़रिए से देखा। मुस्लिम लीग ने सोचा कि हमारे प्रतिनिधि कम हैं, तो हमारी जो कौम है, हमारी जो यूनिटी है, उसको यह ठेस पहुंचाएंगे भारतीय हिंदू। तो मुस्लिमों ने क्या किया कि इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मुस्लिम सोच रहे थे कि हमारे प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम होने के कारण हमें इसमें प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना प्रारंभ किया। और इस प्रकार क्या हुआ, क्योंकि इनकी स्थिति कमजोर हो गई थी और इनने विरोध करना प्रारंभ कर दिया और बहिष्कार करने लगे। बहिष्कार करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि हमें पाकिस्तान के लिए अलग संविधान चाहिए, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग करने लगे। देखिए, और अंग्रेजों ने इनसे कह दिया था, अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम आपको अलग पाकिस्तान नहीं दे सकते। जैसा कि हमने कैबिनेट मिशन में बताया है कि बी, ए और सी 3 प्रांत होंगे, उसी आधार पर अभी भी विभाजन होगा। ठीक है। तो क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आप अगर संविधान नहीं दोगे,
आप संविधान नहीं दोगे तो हम दंगे और रोड पर आकर, देखिए रोड पर आकर मतलब दंगे करना, रोड पर आकर संविधान ले लेंगे। तो इस प्रकार से मुस्लिम लीग द्वारा बहुत भयानक बहिष्कार किया गया किसका, संविधान सभा का। और देखिए कितनी दोगलाई की गई, दोगलाई का मतलब है दोनों ओर हाथ डालना, ठीक है। कितनी दोगलाई की गई कि जब संविधान सभा की बैठकें होंगी, पहली बैठक जो होगी 9 दिसंबर को, उसमें मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं भाग लेगी, और जो अभी इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उसमें आप खुद ही जान जाओगे कि कैसे मुस्लिम लीग ने दोनों तरफ हाथ मारने का सोचा, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं। अब हम चुनाव जीत कर आ चुके हैं, जो इतने सदस्य हैं, जो 296 सदस्य हैं, इन सदस्यों को चुनकर बुला लिया गया है और यह सदस्य अब संविधान का निर्माण करेंगे। और 93 जो सदस्य हैं वह कहाँ से आ चुके हैं, वह देसी रियासतों से आ चुके हैं। तो हमारे पास 389 सदस्य पूरे हो चुके हैं। अब ये 389 सदस्य संविधान को लिखना प्रारंभ करेंगे, संविधान की रणनीति बनाएंगे कि किस प्रकार हम संविधान को लिखें, कौन से प्रावधान उसमें करें, कौन से ना करें, वह सभी बातें इसमें अब की जाएगी। और अब सिर्फ इर्द गिर्द हम इन 389 सदस्यों के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। इससे संख्या कुछ कम होगी, बढ़ेगी नहीं, सिर्फ कम होती रहेगी, क्योंकि कुछ सदस्य चाहते रहेंगे, कुछ आते रहेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, ये 389 सदस्य अब आ चुके हैं, अपनी अपनी बेंच पर यहाँ बैठे हुए हैं, बढ़िया। 16 अगस्त क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो विरोध किया था उसके तहत 16 अगस्त 1946 को सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। सांप्रदायिक का मतलब था अलग अलग जातिवाद दंगे भड़क उठे कि तू मुस्लिम मैं तेरे को मारूंगा, मैं हिंदू तू मेरे को मारेगा, तो ऐसा वाला भड़क उठा। और 16 अगस्त को ही जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने, या इसको कह सकते हैं मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था, काला दिवस मनाया था। काला दिवस मनाया था, या इसे ही कहा जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। भरपूर विरोध किया इन्होंने और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या काला दिवस मनाया। जब संविधान का जब चुनाव निर्वाचन का रिजल्ट आ गया, जब निर्वाचन का निर्णय हो गया कि हमारी स्थिति कमजोर हो गई है, तो उसके बाद इन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और क्या हुआ, इसी के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने कहा है, जब इन्होंने विरोध किया, काला दिवस मनाया, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में कहा है गांधी जी ने कि अब, क्या बोला है गांधी जी ने कि अब भारत को खून से नहाता है। अब भारत यदि खून से नहाता है तो नहाने दो। और कहा है कि लेकिन भारत का विभाजन नहीं होगा। देखिए गांधी जी ने कहा है भारत के विभाजन के विषय में, जब जिन्ना ने क्या किया, या मुस्लिम लीग ने काला दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को, उसे ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहते हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने कहा है कि यदि अब भारत खून से नहाना है, यदि भारत को पूरा खून भी कर दिया जाए, पूरा लाल कर दिया जाए, तो भी कोई चिंता नहीं, लेकिन भारत का विभाजन नहीं होगा। और गांधी जी क्या कर रहे थे इस समय, गांधी जी बंगाल में दंगे रोक रहे थे। अब देखिए ये तो हो गई थोड़ी जिन्ना वाली बात। अब बात करते हैं हम हमारी संविधान सभा की, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक वही है, ये थोड़ा एडिशनल हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा में हमने अब भी क्या देखा कि भैया 389 जो सदस्य थे वह चुनकर बुला लिए गए हैं, वह चुनकर आ गए हैं, इनका सिलेक्शन हो गया है। अब इनमें क्या करना पड़ेगा, सरकार चलाने के लिए मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ेगा। तो जुलाई 1946 में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। तो सितंबर 1946 में, इनको याद रखिएगा, इसी क्रम में
जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, 389 सदस्य बुला लिए गए, और अब सितंबर 1946 में क्या होगा, तो सदस्यों का क्या होगा, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होगा। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होगा, और इसके एक एक मंत्री को हमें याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फलाने को अंतरिम मंत्रिमंडल में क्या पद दिया गया था। तो देखिए, जो 389 सदस्य संविधान लिखने के लिए चुने गए हैं, हम उन्हें मंत्रालय सौंप रहे हैं। मतलब ये जो 389 सदस्य आए थे ना, इनसे अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको मंत्रालय सौंप रहे हैं, ठीक है। और इनसे ये भी कहा कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता तब तक आप 1935 के अधिनियम के अनुसार ही भारत का शासन चलाएंगे। तब तक आप 1935 के अनुसार ही भारत का शासन चलाएंगे, फालतू आप नेतागिरी नहीं करेंगे। इन व्यक्तियों से कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि भाई आप नेतागिरी नहीं करोगे। उनने कहा विधायक बन गए तो बोलेरो में घूमने गए हैं, ठीक है भाई, इस प्रकार से कुछ। तो अब देख लेते हैं किस व्यक्ति को अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन से पद दिए गए, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई जवाहरलाल नेहरू, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिए, जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन से पद दिए गए। तो जो कार्यकारी परिषद थी, क्योंकि इस समय तक हमारा संविधान नहीं बना है तो हम संसद की बातें नहीं करेंगे, उस समय गवर्नर जनरल के अनुसार जैसा कार्यकारी परिषद थी वैसा ही चल रहा था। तो कार्यकारी परिषद किसको दिया गया कि उपाध्यक्ष, पूरा लिखिए आप, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया। उसके बाद विदेश मामले भी इन्हें ही दिए गए, विदेश मामले, और क्या दिया गया, और इन्हें राष्ट्रमंडल का जो भी प्रतिनिधित्व था सब इन्हें ही दिया गया। देखिए, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष इन्हें बनाए गए, विदेश मामले दिए गए किसे, जवाहरलाल नेहरू जी को, और राष्ट्रमंडल के लिए जो भी अपनी सहयोगिता थी सब इन्हें ही दिए गए पूरे अधिकार, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर किसे लिया गया, दूसरे नंबर पर करते हैं बात वल्लभ भाई पटेल की। वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष कहा जाता है इन्हें। वल्लभ भाई पटेल को कौन सा पद दिया गया, तो इन्हें गृह मंत्री बनाया गया, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री बनाया गया। और उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री भी इन्हें ही बनाया गया, सूचना और प्रसारण मंत्री भी इन्हें ही बनाया गया। थर्ड नंबर पर लेते हैं बलदेव भाई पटेल को। बलदेव भाई पटेल को दिया गया रक्षा मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय दिया गया। फोर्थ नंबर पर हम लेते हैं राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें क्या दिया गया, इन्हें शिक्षा का मंत्रालय दिया गया, शिक्षा का मंत्रालय दिया गया। 4 पॉइंट ये हैं, बाकी मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए क्योंकि थोड़ी स्पेस कम है, ठीक है। उसके बाद दिया गया जॉन मथाई को दिया गया उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय दिया गया, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। उसके बाद H.C. भाभा को दिया गया बंदरगाह मंत्रालय। और राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति बने, उन्हें दिया गया खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। उसके बाद आसफ अली जो थे उन्हें रेलवे मंत्रालय दिया गया, और जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय दिया गया। देखिए, ये तो हो गई कौन सी बातें कि ये सब बिलोंग करते थे कुछ कांग्रेस से, मतलब कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और कुछ बिलोंग करते थे अन्य सदस्यों से, जो अन्य चुनकर आए थे ना 14 उनमें से। लेकिन इसमें देखिए आप, इसमें मुस्लिम लीग को भी जगह दी गई। इसमें जो 5 मंत्री थे उनका नाम जरूर याद रखिए। इसमें जो 5 मंत्री थे, 5 मंत्रालय मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी दिए गए, मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी दिए गए। यहाँ से क्या पता लगता है कि देखिए 16 अगस्त 1946 को आप बहिष्कार कर रहे हो, और सितंबर 1946 में जब मंत्रिमंडल गठित हो रहा है तो आप उसमें भी भाग ले रहे हो। एक तरफ बहिष्कार भी करना है और भाग भी लेना है। मैंने बोला था ना, दोनों तरफ हाथ मारेंगे, दोनों हाथ में लड्डू की आवश्यकता है मुस्लिम लीग को। तो देखिए इस प्रकार इन्हें क्या किया, इसमें भी भाग लिया। लेकिन क्या हुआ, इन्हें कब भाग दिया गया, इनने कब भाग लिया, मतलब इनने भाग लिया था 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर 1946 को। देखिए
इन सब ने कब किया? मंत्रिमंडल तो गठित हो गया सितंबर 1946 को, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग को भी बाद में शामिल किया गया था। मुस्लिम लीग को शामिल किया गया था 26 अक्टूबर 1946 को। देखिए तो इसमें कौन कौन सदस्य शामिल थे, देखिए आप स्लाइड में। इसमें सबसे पहला था लियाकत अली खां, जिन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया था। लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दिया गया था। दूसरे नंबर पर लिया गया था आई चुरीकर को, इन्हें कौन सा? वाणिज्यिक मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद अब्दुल रब नस्वर को कौन सा? संचार मंत्रालय दिया गया था। और जोगेश्वर नाथ मंडल, क्या लिखा हुआ है? जोगेश्वर नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था। और एक अंतिम थे 5वें नंबर के गजानतर अली खान, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था भारत का। तो ये इस प्रकार से इन 5 व्यक्तियों को, जो कि मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, इन्हें भी मंत्रालय में शामिल किया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल में इन्हें भी शामिल किया गया। ठीक है, फिर भी इन्होंने क्या किया? विरोध किया। उसके बाद देखते हैं आगे। तो देखिए आगे क्या हुआ। आगे यह हुआ कि इस प्रकार मुस्लिम लीग ने अंतरिम मंत्रिमंडल में भाग लिया। और उसके बाद देखिए अब इसकी होगी संविधान की प्रथम बैठक। देखिए ध्यान रखिएगा, अभी हम किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं? अभी हम संविधान निर्माण नहीं कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ सदस्यों की जो हेर फेर हुई है पूरे संविधान सभा में, उन बातों को जान रहे हैं कि किस प्रकार मुस्लिम लीग ने विरोध किया, फिर वह चली गई। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम वापस 9 दिसंबर 1947 से, या 1946 से, सॉरी 9 दिसंबर 1946 से वापस से एक बार पूरा चलेंगे, तो फिर संविधान पूरा लिखाता जाएगा किस किस प्रकार संविधान को लिखने की आवश्यकता और किस प्रकार उसे लिया गया। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम जो सदस्यों की जो हेर फेर हुई है संविधान सभा में उसे जान रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई, इसका कर दिया भैया मुस्लिम लीग ने बहिष्कार। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग ने इसे ज्वाइन नहीं किया। देखिए आप, अब मंत्रिमंडल में भाग लेना है। अब मंत्रिमंडल में भाग कब लिया? तो अक्टूबर 1946 को भाग ले लिया, लेकिन कहाँ नहीं आएंगे? लेकिन हम सभा में नहीं आएंगे, जो बैठक होगी उसमें हम नहीं आएंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। एक तो आपने सीट की जगह खराब कर दी, ऊपर से आप बैठक में नहीं आ रहे हो। देखिए अब किस प्रकार दोगलियाई की गई, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी क्या थी कि इन्होंने क्या किया कि यह मान ही नहीं रहे हैं। तो मान ही नहीं रहे हैं तो माउंटबेटन जो था उस समय, क्या था? माउंटबेटन गवर्नर था, गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। तो क्या किया उस समय? कह दिया कि ठीक है कर देते हैं विभाजन। अब होगा भैया भारत का विभाजन, बनेगा पाकिस्तान। जिन्ना की होगी ख्वाहिश पूरी। ठीक है, जिन्ना की ख्वाहिश पूरी होगी, 5-6 दिन तो उठेगा ही नहीं, इतनी पार्टी करेगा। ठीक है, तो बात क्या है कि 3 जून 1947, ठीक है, इसको अब मिटा दीजिए। अब संविधान सभा की हम बात करें। 3 जून 1947 को विभाजन योजना क्या आई? विभाजन योजना आई, ना कि विभाजन किया गया। विभाजन योजना कब आई? 3 जून 1947 को विभाजन योजना आई, जिसके तहत क्या किया गया? इसका विभाजन कर दिया। अब संविधान सभा में 389 सदस्य तो थे, अब इनका होगा विभाजन। अब विभाजन इनका हुआ तो विभाजन के बाद फिर से संविधान सभा का थोड़े रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा हिस्सा चला गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया कि विभाजन योजना के बाद इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। तो इसका पुनर्गठन कब किया? तो 31 अक्टूबर, डेट याद रखिए, सीधा क्वेश्चन आता है। 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठित सदस्यों की संख्या जो थी कितनी निर्धारित की गई? 324 निर्धारित की गई। आप समझिए एक बात और, पहले 389 थे, तो जो मुस्लिम लीग के हमने सदस्य देखे थे 73 सदस्य मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे। 73 सदस्य मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे। जब ये 73 चले गए तो इसमें बचे कितने? तो इसमें 316 सदस्य बच गए थे।
316 बच गए थे, तो उनमें थोड़े और जोड़ जाड़ के उनको थोड़ा रिपेयर करके इन 316 को 324 में बदला गया और 31 अक्टूबर 1947 को जो पुनर्गठित सदस्यों की संख्या थी, जो पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, उसे 324 निर्धारित किया गया। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या क्या थी, तो वह 324 थी। ठीक है, 324 थी। अब इसमें भी कुछ विभाजन था। देखिए इसमें क्या था कि जो प्रांत से, इसमें से प्रांत से 235 सदस्य थे जो प्रांत से थे, और देसी रियासत से 89 सदस्यों को देसी रियासतों से बुलाया गया था, देसी रियासतों से बुलाया गया था। देखिए, और जो 8 सीटें थी, जो 316 के बाद जो 8 सीटें बढ़ाई थी, इनका निर्वाचन जो था अप्रत्यक्ष रूप से करा दिया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों को चुन लिया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग चले गए थे तो हमारे पास सदस्य क्या हो गए थे, कम हो गए थे। अब देखिए 3 जून हो गया विभाजन योजना, 31 अक्टूबर को पुनर्गठन। अब एक डेट आपको समझ आ रही होगी इसी बीच में आप देखिए हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत जो था कितने अगस्त, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया था, और इससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर उसे सौंप दिया था। ठीक है, 3 जून को योजना आई, 14 अगस्त को आप अपना देश संभालो, पाकिस्तान से बोल दिया गया। 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद 31 अक्टूबर को हमने हमारी संविधान सभा का पुनर्गठन कर लिया, जिसमें सिर्फ भारतीय सदस्यों को अब शामिल किया गया है, मुस्लिम लीग की इसमें कोई जगह नहीं थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 324 सदस्य निर्धारित कर लिए गए, जिसमें 235 प्रांतों से थे, 89 जो थे कहाँ से थे, देसी रियासतों से शामिल किया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 31 अक्टूबर के बाद आगे चलते हैं, तो 31 दिसंबर 1947। अब यहां तक आते आते देखिए 31 दिसंबर 1947 तक आते आते 299 सदस्य ही बचे, 299 सदस्य ही बचे, क्योंकि बाकी सदस्य कुछ मर गए और कुछ ने संविधान सभा को छोड़ दिया। कुछ क्या हुए, कुछ की डेथ हो गई और कुछ ने संविधान सभा को छोड़ दिया। टोटल देखिए आप 25 सदस्य कम हो गए हैं। 31 दिसंबर आते आते 299 सदस्य ही शेष रह गए, और इसका भी विभाजन था। तो इसका विभाजन किस प्रकार से था कि इसमें से जो 229 सदस्य थे यह प्रांतों से थे, और जो 70 सदस्य बचे थे यह देसी रियासतों से बचे थे। कहाँ से बचे थे, देसी रियासतों से बचे थे। ये हो गया हमारा संविधान का जो सदस्यों का हेरफेर था पूरा। 31 दिसंबर 1947 को हमारे पास 299 सदस्य बाकी रह गए हैं, यह याद रखना। ठीक है, एक बार मैं बोलता हूँ, आप मेरे साथ चेक कीजिए अपनी कॉपी में आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि 3 जून 1947 को विभाजन योजना आई कि पाकिस्तान को अपना मतलब पाकिस्तान अलग राज्य बना दिया जाए, अलग देश बना दिया जाए। तो उसी के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग कर दिया गया, मतलब भारत का विभाजन कर दिया गया। इस प्रकार 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हमारा प्यारा भारत आज़ाद हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सदस्यों को, जो कुछ सदस्य इसमें चले गए थे मुस्लिम लीग से, तो उसका क्या किया गया, पुनर्गठन। तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, और पुनर्गठित सदस्यों की संख्या जो थी 324 निर्धारित की गई। ठीक है, इन 324 में से 235 प्रांत से थे, और 89 जो सदस्य थे, 89 जो सदस्य थे वह देसी रियासतों से शामिल किए गए। उसके बाद क्या हुआ, एक डेट और याद रखिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने बाद। ठीक है, 2 महीने बाद क्या हुआ, 2 महीने बाद 31 दिसंबर 1947 तक मात्र 299 सदस्य ही बाकी रह गए। कितने, 299 सदस्य, क्योंकि 25 सदस्यों में से कुछ मर गए थे और कुछ ने संविधान सभा को छोड़ दिया था, या उसका मतलब क्या कह सकते हैं, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो 299 में से 229 जो सदस्य थे वह प्रांत से शामिल थे, और इसमें 70 सदस्य जो थे देसी रियासतों से शामिल थे। इस प्रकार हमारे सदस्यों का जो हेर फेर था पूर्ण हुआ। अब हम बात करेंगे संविधान के निर्माण प्रक्रिया की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में और हमारे पेपर के लिए।
ठीक है, तो देखते हैं अब संविधान का निर्माण। अभी तो हम संविधान सभा का चुनाव पढ़ रहे थे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। संविधान सभा का निर्माण। प्रक्रिया, ठीक है भाई। संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया आप देखेंगे तो इसमें किस प्रकार संविधान का आधार क्या मिला, अब इसको मिलेगा आधार की संविधान बनाना कैसे है। देखिए क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट, संविधान की बैठक जो थी सबसे पहली 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक अनिश्चितता के माहौल में, अनिश्चितता के वातावरण में 1946 को कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली के कौंसिल, देखिए लिख रहा हूं, दिल्ली के कौंसिल चेंबर पुस्तकालय में। दिल्ली के कौंसिल चेंबर पुस्तकालय में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें अब भी हमने जाना कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब पहली बैठक हुई तो आप समझ सकते हैं कि एक अध्यक्ष का होना आवश्यक होता है। जैसे आज हम देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव यदि होता है तो उसमें जैसे प्रोटम बनाया जाता है, प्रोटम समझते हो, अस्थायी अध्यक्ष, उसी के रूप में एक सदस्य को चुनना आवश्यक था, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति का ग्रुप बैठा है उसमें यदि कोई अध्यक्ष ना हो तो उसमें सभाएं नहीं हो सकती। तो एक अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष। 1000 बार आया होगा कम से कम पेपर में, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखिए आप, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी विभाजन योजना नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए आप, दूसरा पॉइंट क्या लिखिए कि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद ही दूसरी बैठक बुलाई गई। दूसरी बैठक बुलाई गई तो इसमें क्या किया गया, सबसे बड़ा प्रावधान यह हुआ कि इसमें एक स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया कि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक आप इस संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को। और इसी समय क्या हुआ कि उपाध्यक्ष भी चुने गए। जैसे कभी राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब हो जाए, राजेंद्र प्रसाद जी की तबीयत खराब हो जाए, वह समय से ना आ पाए, तो कोई व्यक्ति तो होना ना सदन चलाने के लिए, तो दो बनाए गए, 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। कौन कौन, एक बनाए गए H.C. मुखर्जी और एक बनाए गए हमारे B.T. कृष्णाभिचारी। देखिए एक B.T. कृष्णाभिचारी बनाए गए और एक बनाए गए H.C. मुखर्जी, जो कि उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें जगह दी गई संविधान सभा में। और देखिए इसमें 2 पद और थे, एक संवैधानिक प्रवक्ता, इसका मतलब है स्पीकर। किसे बनाया गया, स्पीकर बनाया गया हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्णन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को बनाया गया। और उसके बाद संवैधानिक सलाहकार, सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया, तो यह बनाया गया B.N. राव को। देखिए
BN राव को बनाया गया। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन 4 पॉइंट को देखिए, रिवाइज करता हूं। जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई गई तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहला प्रावधान हुआ कि राजेंद्र प्रसाद जी थे, इन्हें इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद 2 लोगों को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, HC मुखर्जी और BT कृष्णाभिचारी को। और संवैधानिक जो प्रवक्ता थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को बनाया गया। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे, तो BN राव हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। इस प्रकार सदन का व्यवस्थित रूप से चलना प्रारंभ हुआ। सदन का मतलब आप सदन अभी ये प्रेजेंट वाला ना समझे, मैं एक शब्दावली यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ देखिए, 11 दिसंबर तक हम पहुंच गए हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो इसे संविधान सभा ने स्वीकृत कब किया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया कि ठीक है, इस आधार पर अब संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का निर्धारण किया गया, अनेक समितियों का गठन किया गया। पर उन समितियों के अध्ययन से पहले, उन समितियों पर बातें करने से पहले हम यह देखेंगे कि यह उद्देश्य प्रस्ताव जो था इसमें किन किन बातों को शामिल किया गया था, इसमें क्या क्या लिखा था ऐसा कि इसके आधार पर संविधान का निर्माण संभव हो पाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसकी बात हम करने वाले हैं कल, क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं बात करूंगा आज। तो यदि आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियोस मिल सकें।